अ, चलिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो हम सबके साथ कभी न कभी होती ही है। मान लीजिए कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा जा रहा है, कोई अचानक आया हुआ विचार और तभी कलम चलना बंद कर देती है। बिल्कुल, कलम चलना बंद कर देती है। अब एक आम स्थिति में क्या होता है? शायद कोई भी खींचकर उस कलम को 2-3 बार झटकेगा, पन्ने पर रगड़ेगा और फिर उसे कूड़ेदान में फेंककर कोई दूसरी कलम उठा लेगा। ज्यादातर लोग यही करते हैं। हाँ, लेकिन क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि उस बंद पड़ी कलम को ठीक करने या उसके पीछे का कारण खोजने के लिए हम जिस मानसिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिसका उपयोग वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पानी की खोज करने के लिए करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक और गहरा अवलोकन है। मतलब चाहे समस्या एक कलम की हो या फिर ब्रह्मांड के स्तर की, उसे सुलझाने का जो मूल ढांचा है ना, वो एक ही रहता है। हम्म। और शायद यही कारण है कि किसी भी जटिल विचार की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कभी-कभी बिल्कुल बुनियादी स्तर पर वापस जाना पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। और देखिए इसी कारण से आज के इस गहन अध्ययन की शुरुआत हम किसी बहुत बड़े रिसर्च पेपर से नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जी, बल्कि हम एक ऐसे स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके बचपन से जुड़ा रहा है। एनसीईआरटी की कक्षा 6 विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा, ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव है ना? अब पहली नज़र में ये लग सकता है कि भाई कक्षा 6 की किताब पर इतनी बड़ी चर्चा करने का क्या मतलब है? लेकिन हमारा आज का मिशन इस अध्याय में छिपे उन गहरे दार्शनिक और तार्किक सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। जिन्हें हम बड़े होने के साथ कहीं पीछे छोड़ाते हैं। बिल्कुल। जैसे विज्ञान की परिभाषा और उसका अनूठा संसार। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। अब बचपन में तो हम हर चीज पर क्यों और कैसे पूछते थे, लेकिन बड़े होते होते ना हम दुनिया को बस एक तथ्य या फैक्ट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए इस सब को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। और मुझे लगता है इस स्रोत का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि विज्ञान का मतलब है बस कुछ जटिल समीकरणों को रट लेना। हाँ, या केमिकल्स के नाम याद कर लेना। सही कहा। लेकिन ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए। ये अध्याय बताता है कि विज्ञान एक प्रक्रिया है, एक चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये नेचर को समझने के एक रोमांचक सफर के बारे में है, जहाँ हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। और जब हम इस सफर के दायरे की बात करते हैं ना, तो सचमुच ये कल्पना से परे लगता है। स्रोत में विज्ञान के संसार का जो वर्णन किया गया है, वो एक तरफ रेत के अत्यंत सूक्ष्म कणों की बात करता है, तो दूसरी तरफ विशाल पर्वतों की। एक तरफ घास के छोटे से तिनके का जिक्र है और दूसरी तरफ उन घने जंगलों का जो हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। और देखिए, ये दायरा सिर्फ पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं रहता। ये महासागर की उन अंधेरी गहराइयों तक जाता है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, और वहां से लेकर अनंत अंतरिक्ष और हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं, वहां तक फैल जाता है। क्या बात है! स्रोत एक बहुत ही मर्मिक बिंदु पर जोर देता है। इन अनंत आकाशगंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहां जीवन पनप सका है। यहाँ एक ऐसा नाजुक और बैलेंस्ड पर्यावरण है जिसने जीवन को संभव बनाया है। और इसीलिए इस पर्यावरण की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है, हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। एकदम बिल्कुल। जीवन के इसी पर्यावरण में ना हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जो किसी को भी हैरानी में डाल सकती हैं। स्रोत में दो बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। पहला, कैसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक सूखा सा बेजान सा दिखने वाला बीज कुछ ही दिनों में मिट्टी चीरकर एक हरे भरे पौधे में बदल जाता है। हाँ, ये तो सच में अद्भुत है। और दूसरा, एक इल्ली यानी कैटरपिलर, उसका एक खूबसूरत तितली में बदलना। अब देखिए, एक बच्चे के लिए तो ये विशुद्ध जादू है ना? बिल्कुल जादू ही लगेगा। लेकिन एक वयस्क के रूप में जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकृति की सबसे जटिल सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग है। मतलब इल्ली का पूरा शरीर एक आवरण के अंदर
तरल पदार्थ में बदल जाता है और फिर कोशिकाओं का एक नया ढांचा तैयार होता है। विज्ञान इस जादू के पीछे की मैकेनिज्म को खोलकर हमारे सामने रख देता है। सही कहा आपने। और यहाँ पर ना स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी पेश करता है। इस अध्याय के अनुसार विज्ञान एक बहुत बड़ी और अनंत जिग्सो पजल की तरह है। जिग्सो पजल? हाँ, जैसे जब हम कोई पहेली सुलझाते हैं तो हमारे पास अलग अलग टुकड़े होते हैं और हम उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं ना। विज्ञान में भी हर नया प्रयोग, हर नई खोज इस ब्रह्मांडीय पहेली का एक नया टुकड़ा होती है। यह एनालॉजी मुझे इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि पहेली सुलझाते समय अक्सर एक गड़बड़ होती है। हाँ। कभी-कभी हम ना किसी टुकड़े को जबरदस्ती किसी गलत जगह पर फिट कर देते हैं। बिल्कुल। वो दिखने में ठीक लगता है, लेकिन जब हम बाकी टुकड़े जोड़ने जाते हैं तो तस्वीर बिगड़ने लगती है। बिल्कुल। विज्ञान के इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है ना? जी, और यही तो विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी ये स्वीकृति यानी मानना कि वो गलत हो सकता है। इतिहास में कई बार ऐसे गलत टुकड़े जुड़े हैं, जैसे सदियों तक इंसान यही मानता रहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हाँ, जियोसेंट्रिक मॉडल। सही, ये उस समय की पहेली का एक टुकड़ा था। लेकिन जब दूरबीनों का आविष्कार हुआ, नया डेटा आया, नए अवलोकन सामने आए, तो ये टुकड़ा बाकी तस्वीर के साथ फिट नहीं बैठा। तब वैज्ञानिकों ने पुरानी समझ को चुनौती दी, उस गलत टुकड़े को हटाया और उसकी जगह नया टुकड़ा लगाया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाला जो मुख्य इंजन है ना, वो वही है जिसका नाम चैप्टर का शीर्षक है, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। बिना इसके हम उस गलत टुकड़े को कभी हटाने की जहमत ही नहीं उठाते। स्रोत क्लियर करता है कि विज्ञान की पहली सीढ़ी ही ऑब्जर्वेशन या अवलोकन है। हाँ, अवलोकन। लेकिन देखिए, यहाँ ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। दुनिया को तो सब देखते हैं, लेकिन बारीकी से नोटिस करना, चीजों के पीछे के पैटर्न्स को समझना, वो असली अवलोकन है। सेब तो पेड़ से हजारों सालों से गिर रहे थे, लेकिन उसे ऑब्जर्व करके सवाल पूछने के लिए एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा चाहिए थी। एकदम सही कहा। और जब हम इस जिज्ञासा को अनंत अंतरिक्ष या बड़े ऐतिहासिक उदाहरणों से हटाकर एकदम अपने करीब लाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी गहराई से रची बसी है। ये किताब हमें घर के चार दीवारी के भीतर विज्ञान देखने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, मतलब अंतरिक्ष की विशाल पहेली से सीधा हमारी रसोई की पहेली तक। स्रोत यहाँ भोजन का उदाहरण लेता है। हमारे देश में हर राज्य के अपने स्वादिष्ट व्यंजन हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन हम कितनी बार रुककर ये सोचते हैं कि इन व्यंजनों के पीछे का विज्ञान क्या है? जैसे मसाले तेल में ही क्यों भुने जाते हैं, पानी में क्यों नहीं? या फिर दाल पकते समय उसमें झाग क्यों आता है? और सिर्फ भोजन ही नहीं, हमारे आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी वस्तु विज्ञान का एक चलता फिरता उदाहरण है। स्रोत हमारा ध्यान उन साधारण चीजों की ओर खींचता है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कागज हो गया, धातु की चाबियां, प्लास्टिक का स्केल, रबर या चुंबक। अब सोचिए, ये चीजें अलग अलग सामग्रियों से क्यों बनी है? चुंबक लोहे को ही क्यों अपनी ओर खींचता है, रबर या प्लास्टिक को क्यों नहीं? ये बहुत ही दिलचस्प है। जब हम इन सवालों पर गहराई से विचार करते हैं तो हम दरअसल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यानी परमाणु संरचनाओं और पदार्थों के गुणों की बात कर रहे होते हैं। एक चाबी धातु की इसीलिए होती है क्योंकि उसे मजबूत होना है, उसके परमाणु एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। जबकि रबर लचीला है। चुंबक का लोहे को खींचना कोई अदृश्य जादू नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट का खेल है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इन चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा देखते हैं कि हम इनके प्रति एक तरह से अंधे हो जाते हैं। हाँ, इसे अंग्रेजी में फेमिलियरिटी ब्लाइंडनेस या परिचित होने का अंधापन कह सकते हैं। और स्रोत जल यानी पानी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देकर इस अंधापन को दूर करने की कोशिश करता है। पानी का उदाहरण? हाँ, देखिए, बारिश का होना एक बहुत सामान्य घटना है, लेकिन वो पानी आसमान तक पहुंचा कैसे? और जब हम उसी पानी को आग पर रखते हैं तो वो उबलने क्यों लगता है? बुखार आने पर शरीर का तापमान क्यों बढ़ जाता है?
और उसे मापा कैसे जाता है, ये सब सवाल स्रोत उठाता है। अगर हम पानी के उबलने वाले बिंदु पर थोड़ा रुकें तो आमतौर पर हम सिर्फ बुलबुले देखते हैं, लेकिन विज्ञान हमें देखने की एक नई दृष्टि देता है। वो हमें बताता है कि गर्मी दरअसल एक ऊर्जा या एनर्जी है। जी। जब पानी को वो ऊर्जा मिलती है तो उसके मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से हिलने लगते हैं कि वो तरल अवस्था के बंधनों को तोड़कर गैस यानी भाप में बदल जाते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी का सबसे सुंदर और डेली लाइफ का उदाहरण है। यही कारण है कि अध्याय बार बार इस बात पे जोर देता है कि विज्ञान कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है, ये बस हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं के पीछे का लॉजिक है। हाँ। ये क्यों और कैसे का तर्कपूर्ण उत्तर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतने सारे सवाल हैं, पानी उबालने से लेकर चुंबक के काम करने तक, तो हम इन सवालों के विश्वसनीय जवाब, रिलायबल आंसर्स कैसे ढूंढते हैं? और यहीं पर इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, वैज्ञानिक विधि, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। देखिए, जब हमारे पास सवाल होते हैं तो इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से तुरंत किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। हमें तुरंत जवाब चाहिए होता है। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान इस जल्दबाजी को रोकता है। ये एक कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक्टिविटी 1.1 दी गई है, जो एक बहुत ही साधारण सी स्थिति पर आधारित है। वही उदाहरण जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी, एक कलम का चलना बंद हो जाना। इस कलम वाले उदाहरण को अगर हम वैज्ञानिक विधि के नजरिए से देखें तो सच में ये एक मास्टर क्लास है। ये पूरी प्रक्रिया 5 स्पष्ट चरणों यानी 5 स्टेप्स में काम करती है। अच्छा, पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। हमने ये देखा और महसूस किया कि कलम कागज पर स्याही नहीं छोड़ रही है। ये हुई समस्या की पहचान। और जैसे ही समस्या की पहचान होती है, हमारे दिमाग में एक जासूस जाग उठता है। दूसरा चरण है क्वेश्चन या प्रश्न। हम खुद से पूछते हैं, इसने लिखना क्यों बंद कर दिया? और बस यहाँ से तीसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम हाइपोथेसिस या अनुमान कहते हैं। जी। जासूस एक संभावित कारण सोचता है। हमारा पहला अनुमान हो सकता है कि शायद रिफिल के अंदर की इंक खत्म हो गई है। और यहाँ पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। आमतौर पर हमारा जो मस्तिष्क है वो कन्फर्मेशन बायस से ग्रसित होता है। कन्फर्मेशन बायस मतलब हम जो सोचते हैं हम बस उसे ही सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक विधि हमें ये सिखाती है कि हमें अपने ही अनुमान को गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे अंग्रेजी में फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। और इसीलिए आता है चौथा चरण, एक्सपेरिमेंट या परीक्षण। ये जो फॉल्सिफाइबिलिटी वाला विचार है ना, ये वाकई में एक आहा मोमेंट ऐसा है। मतलब विज्ञान खुद को सही साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को गलत साबित करने के बारे में है। तो हम कलम को खोलते हैं और रीफिल को चेक करते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। बिल्कुल। और अंत में आता है 5वां चरण, एनालिसिस या विश्लेषण। अब जब हमने रीफिल चेक किया तो मान लीजिए हमने देखा कि स्याही तो पूरी भरी हुई है। इसका मतलब हमारा जो पहला अनुमान या हाइपोथेसिस था वो गलत साबित हो गया। अब देखिए, एक आम इंसान यहाँ पर हार मान सकता है या चिढ़ सकता है, लेकिन वैज्ञानिक विधि में एक अनुमान का गलत साबित होना भी एक सफलता है, क्योंकि अब आप सच के एक कदम और करीब हैं। क्या बात है! ये बहुत ही सशक्त विचार है। चूंकि स्याही खत्म होने वाला अनुमान गलत हो गया, तो हम एक नया अनुमान बनाते हैं। शायद स्याही सूख गई है या निब में कोई कचरा फंस गया है। हाँ। फिर हम निब को खुरचकर या गर्म करके नया परीक्षण करते हैं। ये चक्र तब तक चलता है जब तक हमें सटीक कारण नहीं मिल जाता। समस्या देखने और उसका उत्तर जानने के बीच का जो ये ठहराव है ना, जो ये सिस्टमैटिक परीक्षण है, वो शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी व्यवस्थित विचार प्रणाली ने ही तो इंसान को गुफाओं से निकालकर चांद तक पहुंचाया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है इस अध्याय में। वो क्या? अगर वैज्ञानिक विधि सिर्फ एक जासूसी प्रक्रिया है
जिसे हम एक कलम को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही वैज्ञानिक हैं? स्रोत की जो एक्टिविटी 1.2 है वो ठीक इसी विचार को सामने रखती है। हाँ, और देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। जरूर। स्रोत कहता है कि रसोई में खाना बनाने वाला व्यक्ति जब ये सोचता है कि कुकर से दाल का पानी बाहर क्यों निकला, क्या पानी ज्यादा था या आंच तेज थी, तो वो वैज्ञानिक की तरह काम कर रहा है। कि किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन को वैज्ञानिक कहना शायद इस शब्द को थोड़ा हल्का करना है। क्या वैज्ञानिक वो नहीं होते जो बड़ी लैबोरेटरीज में काम करते हैं, जिनके पास स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स और बड़ी डिग्रियां होती हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यही वो सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे ये अध्याय तोड़ना चाहता है। अच्छा। हाँ, विज्ञान के प्रति हमारा जो नजरिया है ना, वो बहुत ही एलीट या खास वर्ग तक सीमित हो गया है। हमें लगता है कि विज्ञान केवल सफेद कोट और टेस्ट ट्यूब तक ही सीमित है, लेकिन वैज्ञानिक होना आपके स्थान या आपकी डिग्री से तय नहीं होता। ये आपकी मेथोडोलॉजी या कार्यप्रणाली से तय होता है। यानी आप कह रही हैं कि कार्यप्रणाली ही सब कुछ है? बिल्कुल। जरा सोचिए, जब वो इलेक्ट्रिशियन ये चेक करता है कि घर की लाइट जाने पर क्या सिर्फ बल्ब फ्यूज हुआ है या पूरे स्विच बोर्ड में खराबी है, तो वो हवा में तीर नहीं चला रहा होगा। बिल्कुल, वो गैस नहीं कर रहा है। सही। वो चरण दर चरण वही ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो एक एक करके स्विच चेक करता है, तारों को देखता है और अपनी परिकल्पनाओं को खारिज करता जाता है। प्रयोगशाला का वातावरण निश्चित रूप से ज्यादा नियंत्रित होता है, वहाँ उपकरण मॉडर्न होते हैं, लेकिन जो दिमागी प्रक्रिया है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मशीनरी है, एकदम वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीनरी उस इलेक्ट्रिशियन और एक नासा के वैज्ञानिक दोनों में एकदम समान है। ये नजरिया तो पूरी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब है कि विज्ञान के प्रयोगों के लिए हमेशा एक बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती। एक साइकिल की दुकान, एक साधारण सी रसोई या हमारा अपना घर भी एक लैब हो सकती है। जी। जहां भी कोई व्यक्ति किसी समस्या को तार्किक ढंग से लॉजिक लगाकर सुलझा रहा है, वहां विज्ञान घटित हो रहा है। और यहाँ श्रोट एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। एक्टिविटी 1.3 के माध्यम से ये बताया गया है कि वैज्ञानिक खोजें कभी भी अकेलेपन में नहीं होती। ये कोई एकांत की तपस्या नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक बड़े बड़े समूहों में साथ मिलकर काम करते हैं। वो अपना डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे के अनुमानों को चुनौती देते हैं और मिलकर नई समझ बनाते हैं, जिसे हम पीयर रिव्यू कहते हैं। ठीक वही। और दैनिक जीवन में इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी सवाल का जवाब खुद ना ढूंढ पाएं, तो हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें अपने मित्रों, सहपाठियों या शिक्षकों से चर्चा करनी चाहिए। विज्ञान एक सामूहिक प्रयास है, एक टीम स्पोर्ट की तरह। अलग अलग नजरियों के मिलने से ही पहेली के सबसे मुश्किल टुकड़े सुलझते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिदृश्य में देखें तो ये अध्याय सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। हर दिन की यही छोटी छोटी तार्किक क्षमताएं, एक मैकेनिक के टायर चेक करने से लेकर एक कुकर की सीटी को समझने तक की प्रक्रिया ही अंततः इंसान को इस लायक बनाती है कि वो ब्रह्मांड के रहस्यों को डिकोड कर सकें। सही कहा आपने। विज्ञान कोई मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है और इस यात्रा का ईंधन सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने की हिम्मत है। चलिए अब हम इस पूरे गहन अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को तेजी से समेट लेते हैं। आज हमने उस आदिम जिज्ञासा पर बात की जो विज्ञान की नींव है। हमने देखा कि विज्ञान का दायरा रेत के एक सूक्ष्म कण से लेकर आकाशगंगाओं के फैलाव तक और एक इल्ली की चमत्कारी सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग तक फैला हुआ है। हमने अपने रोजमर्रा के जीवन, रसोई, पानी के उबालने के पीछे की थर्मोडायनामिक्स और प्लास्टिक या चुंबक जैसे पदार्थों के गुणों में छिपे विज्ञान को डिकोड किया। और सबसे अहम बात, हमने वैज्ञानिक विधि के उस दर्शन को समझा। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस। हमने ये जाना कि विज्ञान खुद को सही साबित करने की जिद नहीं है, बल्कि अपनी ही परिकल्पनाओं को गलत साबित करने का साहस है। बिल्कुल।
और इस तार्किक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो रसोई में हो या गराज में, अपने आप में एक वैज्ञानिक है। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि हो सकता है कक्षा 6 के स्तर पर या हमारे आज के जीवन में हमें अपने सभी सवालों के जवाब तुरंत ना मिलें, लेकिन ये यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। इस पूरी चर्चा का सार स्रोत की एक बेहद शक्तिशाली और कलजाई पंक्ति में समाया हुआ है, जिसे मैं यहाँ दोहराना चाहूंगी। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। क्या कमाल का विचार है। तो चर्चा की शुरुआत में हमने विज्ञान को एक विशाल जिक्सा पजल कहा था, जहां कभी-कभी कोई टुकड़ा गलत जगह जुड़ जाता है और दशकों या सदियों बाद किसी की नई जिज्ञासा उसे वहां से हटाकर सही जगह पर लाती है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, आज हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिसे एक अटल सच्चाई मानकर बैठे हैं, जिसके बारे में हमने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, क्या पता वो इस ब्रह्मांडीय पहेली का बस एक गलत जुड़ा हुआ टुकड़ा हो। अरे वाह! जो कल किसी की नई जिज्ञासा, एक नए परीक्षण और एक नए सवाल के कारण अपनी सही जगह पर पहुंचने का इंतजार कर रहा हो। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास छिपे विज्ञान को ऑब्जर्व करना कभी मत छोड़िए।